बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? सबके ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आपके जैसे कि आपको एक टेस्ट मिला होगा, आपका हर वीक टेस्ट होगा और बायो का टेस्ट आपका थर्सडे को होगा, यानी कि जुमेरात वाले दिन। और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 16 से होगा। चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, यानी कि स्टार्ट से लेकर मसल्स तक होगा आपका। ठीक है जी, तो ये आपका टेस्ट होगा, सारे नोट कर लें। तो आपने टेस्ट को तैयार करके अपने, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा फेसबुक पेज पे, अल्लामा इकबाल का जो ऑफिशियल पेज है उस पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। वहाँ पे आपने फिर उसको सॉल्व करके अपने पास रखना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 23 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी था, और आज का हमारा टॉपिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स है। आज चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाला जो टॉपिक था आपका ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, उसको थोड़ा रिकॉल करें। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जैसे हमने पढ़े थे कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें फॉरेन डीएनए उनके अंदर हो तो वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं। सेम इसी तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स आज हम पढ़ेंगे, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए होता है, और फॉरेन डीएनए जो है वो हम खुद ट्रांसफ़र करते हैं। फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन, ठीक है ना। अब फॉरेन जीन जो होगी वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रोडक्ट की जीन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कैसे बनाएंगे, कैसे हम तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो हम जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए पूरे एडल्ट प्लांट्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम एम्ब्रियो को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो एम्ब्रियो को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें सेल वॉल जो है रिमूव होती है, सेल वॉल नहीं होती, और उसको हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल एब्सेंट है, और सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। फिर उस प्रोटोप्लास्ट को एक लिक्विड कंटेनिंग मीडियम के अंदर हम रखते हैं जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए पड़ा होता है, ताकि हम अपना फॉरेन डीएनए प्लांट के अंदर एम्ब्रियो में उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। तो उसके बाद फिर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे सॉल्यूशन के अंदर से। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा, जिससे फिर जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम डीएनए फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं प्लांट सेल्स के अंदर, वो हम मुंतकिल कर सकेंगे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल पीस ऑफ डीएनए यूज़ करें, और ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो सिंगल डीएनए ही आपका प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर हो जाए। तो इसके लिए हो सकता है कि आप जो है था आप 100 यूज़ कर लें, 100 में से हो सकता है कि 1 या 2 आपके जो हैं वो एंटर हो सकते हैं। तो फिर फॉरेन डीएनए प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर हो जाएगा इन पोर्स के ज़रिए, जो कि इलेक्ट्रिक करंट ने की वजह से पैदा बने हैं, और इस तरह से फिर उस एम्ब्रियो की फिर डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा, और वो जो प्लांट होगा वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं इसकी, और एप्लीकेशन के लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनसे हम अपनी जो रोज़मर्रा की खुराक है, जैसे कि राइस है और कॉर्न है, वीट वगैरह है, इस तरह से इन चीज़ों को हम तैयार करते हैं। तो आप उसके लिए पेस्ट रेजिस्टेंस जीन यूज़ करेंगे, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट जो प्लांट के ऊपर प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं
उनके जीन आप यूज़ करेंगे जिससे प्लांट जो है उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कायम कर लेंगे, और इस तरह से प्लांट्स में फिर वो पेस्ट से जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। यानी कि जो पेस्ट रेजिस्टेंस के जीन है आपने वो यूज़ करनी है। इस तरह से प्लांट जो है वो ख़ुद ब खुद उनसे जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनसे बचे रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉटन वगैरह और मकई है, पोटैटो वगैरह को हम ऐसे जीन्स देते हैं जो उनको इंसेक्ट टॉक्सिन से बचाती हैं। इसके अलावा सम प्लांट्स को हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के जीन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हर्ब्स वगैरह जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे वो बच सकते हैं। और इस तरह से जैसे कि सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन वगैरह इनकी स्पीशीज़ को हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं ताकि वो हर्ब्स वगैरह उसके ऊपर अटैक ना हो सके। तो ये हर्ब्स वगैरह के लिए था। नेक्स्ट फिर जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट्स होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोटीन और स्टार्च, अमाइनो एसिड वगैरह, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है 99 के अंदर। तकरीबन साइंटिस्ट ने 70 मिलियन एकड़ पर ट्रांसजेनिक प्लांट ग्रो किए, और उन ट्रांसजेनिक प्लांट से जो है वो तकरीबन इतनी फूड हासिल हुई कि अगले आने वाले 5 सालों में उसका वो 3 गुना ज़्यादा थी। तो इस तरह से फूड की जो पॉपुलेशन आपको पता है तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो फूड की जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन आम नॉर्मली प्लांट से वो कम है। हो सकता है कि वो शॉर्ट नेक्स्ट आने वाले ईयर्स के अंदर वो शॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें चाहिए कि हम ट्रांसजेनिक स्पीशीज़ बनाएं जिनसे वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन वगैरह और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और हमारी फूड स्टार्च वगैरह हासिल हो। इसके अलावा ग्रीन रेनोवेशन के अंदर जो है ना 1960 के अंदर स्पेशल किस्म के प्लांट बनाए गए, और जो कि जिनको हमने हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट का नाम दिया। और ये जो हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स थे इनमें ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। ग्रेन जो अनाज होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो है जिससे फिर क्या हुआ जी, जो ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही थी, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा था, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ। इससे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा प्लांट के अंदर आपको पता है लीव्स में स्पेशल किस्म के पोर होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और वाटर वगैरह जो है लॉस भी होता है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना के हम स्टोमेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। किस लिए कंट्रोल करेंगे? ताकि हम मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करवा सकें। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है उसका इनटेक करवा सकें, और जो वाटर लॉस है उसको हम कट कर सकें, यानी कि उसको रोक सकें। तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और यील्ड जो है वो जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक ट्रांसजेनिक प्लांट का ये भी फ़ायदा है कि उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा वाटर लॉस जो है उसको हम रोक रहे हैं। इसके अलावा एक एंजाइम है RUBP, राइबोलोज बाईफास्फेट। ये एंजाइम है, ये वर्क करता है एज ए कार्बोक्सिलेज, एज ए ऑक्सीजनेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करता है और ऑक्सीजन को भी ऐड करता है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो हम इंक्रीज़ करते हैं
हम कुछ ऐसे जीन यूज़ करते हैं जो कि एंजाइम आरयूबी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगी। वो प्लांट में हम यूज़ करेंगे तो प्लांट फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इंक्रीज़ होगा और नतीजा उसका क्या होगा कि हमें हाई यील्ड जो है वो मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है कि जो एफिशिएंसी है, यानी जो एबिलिटी है आरयूबीपी एंजाइम की, वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक प्लांट की। नॉर्मली ये होता है कि केल्विन साइकिल जो होता है उसके अंदर प्लांट C3 जो है कार्बन 3 यूज़ करते हैं। तो जापानीज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने C4 साइकिल प्लांट राइस के अंदर C4 साइकिल जो है वो डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस करवाया। C4 साइकिल क्या था कि जो केल्विन साइकिल है वो C3 साइकिल है नॉर्मली, जिसमें ग्लूकोज बनता है। तो उसमें आरयूबीपी एंजाइम यूज़ होता है एज ए कार्बोक्सिलेज। तो जब C4 इंट्रोड्यूस करवाया गया तो C4 के लिए आरयूबीपी का होना ज़रूरी नहीं था, जिसकी वजह से आरयूबीपी की जो एफिशिएंसी थी वो जो है इनएफिशिएंसी जो थी वो रिड्यूस हुई और प्लांट के लिए फ़ायदेमंद रहा। C4 साइकिल जो अल्टरनेटिव था C3 के, वो यूज़ किए गए और जिससे प्लांट ने जो है वो ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की और ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन की। इसके अलावा एक वीड है, यानी कि एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है माउस एयर्ड ग्रास। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है माउस एयर्ड ग्रास, ये एक वीड है, जड़ी बूटी है, जिससे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार करवाते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है, कैसा प्लास्टिक होता है? नॉर्मली जैसे शॉपर होते हैं ना, शॉपर है, शॉपिंग बैग है, पॉलीथीन के बने होते हैं, तो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। हम उनको यूज़ किया एक दफ़ा फिर फेंक दिया, जिससे उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती, वो लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे पड़े रहते हैं और जिससे पोल्यूशन की वजह बनती है। तो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो खुद ब खुद डिग्रेड हो सकता है, जो खुद ब खुद डिग्रेड हो जाता है। तो ट्रांसजेनिक वीड, हम ऐसे जीन्स देंगे इन वीड को जो कि एक केमिकल है जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट। पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट ये एक ऐसा केमिकल है जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में यूज़ होगा। तो इस तरह से आप जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना लेंगे और उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है जी, अब बहुत सी चीज़ों का आपने एप्लीकेशन देखी। ह्यूमन प्रोडक्ट भी बहुत सी ऐसी हैं जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट से तैयार की जा रही हैं। बहुत सी ड्रग्स हैं, ह्यूमन हार्मोन्स हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गए, इसके अलावा और बॉडी के दूसरे हार्मोन होते हैं। बहुत सी ड्रग्स हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट से हम तैयार करवा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एंटीबॉडीज़ वगैरह सीड्स के अंदर हम तैयार करवा रहे हैं। एंटीबॉडीज़ फिर मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं और उससे मेडिसिन तैयार की जा रही हैं। जैसे कि कैंसर के अंदर एक एंटीबॉडीज़ जो है कॉर्न से बनाते हैं, जो कि ट्यूमर सेल्स को रेडियो आइसोटोप प्रोवाइड करती है, जिससे ट्यूमर सेल डिग्रेड हो जाते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है। इस तरह से एक और एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, जो कि सोयाबीन से हम तैयार करवा रहे हैं। ट्रांसजेनिक सोयाबीन होगा जिसको हम वो जीन प्रोवाइड करेंगे जो कि ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पस, एक डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगी। तो इस तरह से फिर ह्यूमन के बेनिफिट्स के बहुत सी ड्रग्स भी हम तैयार करवा लेंगे। तो ये एप्लीकेशन थी ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। अभी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में बताना, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।